सुप्रभात दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए कक्षा 9 से संचयन पुस्तक से पाठ स्मृति लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। स्मृति पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं और इन्होंने जो है इस कहानी को अपनी स्मृतियों, अपने जीवन की स्मृतियों के ऊपर लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि इस जो कहानी का अध्ययन हम आज करेंगे इसका उद्देश्य क्या है या हम इसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहले मनुष्य मात्र के स्वभाव और व्यवहार की जानकारी हमें मिलेगी। अपनी स्मृति से जो पिछली घटनाओं को याद करना और शिक्षा लेना हम सीख सकेंगे। अपने जीवन की किसी साहसिक कारनामे को कलमबद्ध कर सकेंगे। नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में हम वृद्धि कर सकेंगे। छात्रों को ग्रामीण समाज और परिवार के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी तथा नैतिक मूल्य की ओर हम प्रेरित हो करेंगे बच्चों को। तथा प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा, जो सहानुभूति, प्रेम आदि की जो भावनाएं हैं वो जागृत जो है वो हो सकेंगी। तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो इतना विस्तृत है। ये कहानी बचपन के यानी कि एक बचपन के अपने बचपन को याद करते हुए है, जिसमें लेखक ने बड़ा ही साहसिक कार्य किया था। मुझे पता है आपने भी अपने बचपन में कई महत्वपूर्ण और साहसिक कार्य किए होंगे। तो आइए आज हम लेखक के जो है बचपन के बारे में एक घटना का अध्ययन करते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी जो है मंच प्रारंभ हो चुका था। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब होता है बहुत ही जो है ज़्यादा कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी बारिश यानी की हो गई थी, इसलिए शीत की जो भयंकरता और भी बढ़ गई थी। आपको पता है बारिश होते ही जो ठंड है वो बढ़ जाती है, तो उसी तरह की जो स्थिति थी वो उस समय थी। सायंकाल के 3:30 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी कि किस कारण, किस वजह से मुझे वो डांटना जो है पड़ गई जाएगी। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी, आशंका मतलब मुझे ऐसा डर था, ऐसा भी महसूस हो रहा था कि बेर खाने के जो अपराध में ही शायद मेरी पेशी ना हो जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे देख लिया था बेर खाते हुए और हो सकता है उसने मुझे शिकायत यहाँ कर दी हो बड़े भाई से, इसलिए जो है वो डर था। अब आप देखिए, जैसे हमने बड़े भाई साहब कहानी आप 10वीं में पढ़ते हैं, उसमें भी जो छोटा भाई है वो बड़े भाई का बड़ा ही आदर सम्मान करता है, इतना उसकी उनकी बात सुनता है। वैसे ही इस कहानी में भी जो लेखक है वो अपने बड़े भाई से जो है डरते हैं, उनका कहना मानते हैं और किसी भी तरह की उनकी बात की जो अवज्ञा है वो नहीं करते। डरते डरते जब लेखक घर में घुसा और उनको आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में उनकी पेशी ना हो जाए, पर आंगन में बड़े भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया। हमें देखकर बड़े भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के तो दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा जो है मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा क्या होती है? मज्जा होती है जो हड्डी के भीतर जो मुलायम भाग होता है, पदार्थ होता है, उसे मज्जा कहते हैं। ओके, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुंजाने मतलब भुने हुए चने जो थे वो धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपने अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से भी नहीं। यानी कि मुझे उन्हें जो डंडा जो था बच्चों बहुत अच्छा लगता था। और इतना तो राइफल क्या होती है, राइफल एक तरह की बंदूक होती है और वो कहते हैं कि हमें जो ऐसा लगता था कि डंडा हाथ में लेते ही हमारी जो हिम्मत थी वो बढ़ जाती थी। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का क्या अर्थ है यहाँ पे? देखो, जो नारायण है, भगवान विष्णु है,
उनके जो वाहन है वो है गरुड़ देव। तो ऐसा लगता था कि ये जो डंडा है ये गरुड़ का रूप धारण कर लिया है, जो अनेक सांपों को जो है मार सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस चित्र में भी बड़े भाई साहब डाकखाने में चिट्ठियां डालने का कार्य दे रहे हैं, और जो छोटे भाई हैं उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की और वे जो है मक्खनपुर डाकखाने की ओर चल दिए। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे उससे आम झुरे जाते थे। आम झुरे जाने का क्या अर्थ है? तोड़े जाते थे। तो इस कारण वह मूक डंडा जो है सजीव सा प्रतीत हो जाता था। अर्थात जब हम ये जो बच्चे थे वो स्कूल और से जो है स्कूल और गांव के बीच जो है रास्ते में आम के पेड़ पड़ते थे, तो अपने साथ ही डंडा लेके जाते थे और इस डंडे से जो है लगे हुए आमों को तोड़ते थे और इन्हें बड़ा ही मज़ा आता था। कभी आपने ऐसा किया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस कारण वह मूक मूक मतलब जो चुपचाप डंडा है वो सजीव प्रतीत होता था। ऐसा लगता था वो बोलना शुरू कर दिया, वो आम खिलाना शुरू कर दिया, वो आम तोड़ता था। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्नचित, जो प्रसन्न चेहरा यानी कि खुश चेहरा, हम दोनों जो है मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। तो आपको पता है कि टोपी हम सर पे पहनते हैं बच्चों, तो उन्होंने क्योंकि कुर्तों में जेब नहीं थी तो उन्होंने टोपी पे के जो नीचे है वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी चिट्ठियाँ रख ली। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा। 24 हाथ गहरा मतलब हाथ, उसकी जो लंबाई थी, गहराई थी बच्चों, वो 24 हाथ के बराबर थी। अब आपका हाथ तो छोटा होगा, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उनके जो हाथ की लंबाई का आप 24 से नापोगे तो इतनी लंबाई उस जो है कुएं की थी। उसमें पानी नहीं था, यानी कि कुएं की क्या विशेषता बताई गई? कुआं कच्चा है, कुआं 24 हाथ गहरा है और उसमें कोई पानी भी नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो सकता है। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का है, यानी कि जो लेखक है उन्हें ये पता है कि जो सांप है वे 2 महीने से ही उसमें पड़ा हुआ है, और इसलिए, और उन्हें कैसे पता है? बच्चों, ये बच्चे जो होते हैं बड़े शरारती होते हैं। आप भी बड़े शरारती होंगे, मुझे ये भी उम्मीद है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अजीब नया या कुछ हैरान कर देने वाला है, वहाँ वो रोज जाते हैं। और वो हमेशा उनकी दिनचर्या थी, जब वो स्कूल जाते थे या स्कूल से वापस आते थे, उस कुएं में जो है वो जो है कुछ ना कुछ जो फेंका करते थे। तो बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। देखो कितना उन्होंने जो है अपने लिए विशेषण प्रयोग किए हैं लेखक ने, कि बंदरों की टोली थी। उछलती कूदती मस्ती करते हुए वो जाते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, हमको कुएं में उझकने की सूझी। कुएं में उझकने का मतलब कुएं में झांकने की उन्होंने सूझी। वे झांक कर देखना चाहते थे कि वास्तव में कुआं है क्या। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका। ढेला क्या होता है? मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा। और उसकी आवाज़ कैसी होती है, आप कई बार देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप उन्हें जो है जब बेड पे बिठा देते हैं या मेज पे बिठा देते हैं तो वो अपने आसपास रखी चीज़ों को नीचे फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो नीचे फेंक कर उसके गिरने से होने वाली जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, उसको सुनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उन बच्चों का भी था कि कुएं में जब पत्थर या ढेला गिरे तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, इसी सुनने की जो चाह थी उसमें उन्हें कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ा दिया। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की जो प्रतिध्वनि है, इनकी आवाज़, जो आपको पता है कुएं में जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो प्रतिध्वनि हमें वापस सुनाई देती है, वो भी इच्छा उन्हें थी। पर कुएं में जो ही उन्होंने ढेला डाला, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार क्या होती है? जो सांप था वो फुसकारता है, तो उसकी आवाज़ जो है उन्हें सुनाई पड़ी। ओहो! तो कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। यानी कि जब आप देखोगे कितनी सुंदर उन्होंने अपने लिए बात कही है
कि जो छोटे छोटे मृग जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे मासूम से होते हैं, और जब वो अपने आसपास कुत्तों की जो भौंकने की आवाज़ सुनते हैं तो वो एकदम से सचेत हो जाते हैं और चकित हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो जब उन्होंने कुएं में ढेला फेंका और वहां से फुसकार की आवाज़ सुनी तो सब एकदम से हैरान हो गए कि इसमें कुछ तो है जो फुसकार रहा है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक ढेला फेंका। कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगे और सब हंसने लगे। सब हंस रहे थे और उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोज़ाना की आदत थी। अब बच्चों देखो, कोई कभी कभी जो आदत होती है जो हमारी रोज़ की हो जाती है उससे हम जो है अपने आप को अलग नहीं कर पाते, और वो आदत हमें कहीं ना कहीं भी मुसीबत में डाल देती है। और अगर अच्छी आदत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत आदत है तो हमें इसके लिए अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है। और लेखक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सांप से फुसका करवा कर लेना तो मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की जो हमारी आदत, जो प्रवृत्ति थी, वो हमें उत्पन्न हुई। और वो जा कहाँ रहे थे? वो मक्खनपुर जा रहे थे, डाकखाने में चिट्ठियाँ डालने जा रहे थे। और इस समय क्या हुआ, उन्हें लगा अरे अरे जाते जाते मक्खनपुर जाते जाते इस कुएं में एक ढेला तो फेंक ही दे, फुसकार तो सुन ही लेते हैं। और ये तो उनकी रोज की आदत थी। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग जो शावक के पीछे छोटे मृग शावक होते हैं। तो जो मृग शावक का क्या अर्थ होता है? मृग शावक होता है हिरण का बच्चा। तो छोटे बड़े ही मृग हिरण के बच्चे होते हैं, उनके पीछे छोटे छोटे हिरण के बच्चे चल लेते हैं। तो मेरा छोटा भाई भी ऐसे चल लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझे तो बिजली सी गिर पड़ी मुझ पर। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। और ये गिरती हुई चिट्ठियां देखकर जो लेखक था वो सब कुछ भूल गया कि ढेला नीचे लगा या नहीं, फुसकार सांप ने मारी या नहीं, लेकिन उसे ये याद रहा कि उसकी जो चिट्ठियां थी वो अब कुएं में गिर रही थी। अकस्मात अचानक ही जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होते पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा, एक कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। इसका मतलब वो कुएं के अंदर जा चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, लेकिन बच गया। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटे भाई दहाड़े मार का मतलब बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर बैठा हुआ था। कहाँ बैठे हुए थे? कुएं के किनारे बैठे हुए थे। पतीले में, जैसे आप देखोगे कितना अच्छा है, पतीले में उफान आने पर जब उसका जो ऊपर पतीले के ऊपर जो हम ढक्कन रख देते हैं वो ऊपर उठता है और पानी बाहर, जो भाप बन के बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने का भय, उद्वेग का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे उद्वेग का अर्थ है बेचैनी से रोने का। जो मेरे अंदर जो मन में तूफान मचा हुआ था वो भी फूटने वाला था। पलकों के ढकने, हमारी जो आंखों की पलकें हैं उसके ऊपर जो हम जैसे आंखें बंद करते हैं, वो जो पलक का ऐसा लगता है जैसे हमने अपने ढकने लग लिए। भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे पर कोपलों पर आंसू ढुलक भी जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। क्यों आती थी बच्चों? क्योंकि चिट्ठियाँ उनकी गिर गई थी और बड़े भाई जो है उन्हें डांटेंगे पीटेंगे, तो पिटने का भी भय था। और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि क्या करें। माँ की याद आती थी क्योंकि माँ तो हमेशा इतनी अच्छी होती है, माँ तो हमेशा बचा लेती है। जी चाहता था कि माँ आकर मुझे अपनी छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर से लिख ली जाएंगी, कोई बात नहीं। तबीयत कह करती थी कि कुएं में
बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी तो डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। देखो कितनी अच्छी बात कही। बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है, वो बड़े शरारती होते हैं, लेकिन झूठ बोलना जो है बच्चे जो है नहीं सीखते, और ये बहुत अच्छी आदत है। लेखक की आदत भी बहुत अच्छी थी कि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था। तो वो इस समस्या में पड़ गए बच्चों कि क्या करें। अगर वो घर जाते हैं और घर जाकर ये बोलते हैं कि चिट्ठियाँ डाल आए, तो जो बड़े भाई साहब हैं वो पूछेंगे कि जो चिट्ठियाँ उन्होंने भेजी थी उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया। अगर वो ये कहते हैं कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई, तो बड़े भाई साहब से बड़ी ही ज़बरदस्त फिर धुनाई होगी। तो क्या करें। घर लौटकर अगर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, मार के ख्याल से तो शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा जो है बढ़ता जा रहा था। दिन के बुढ़ापे का मतलब दिन जो है ढल रहा था, शाम हो रही थी। कहीं भाग जाने को तबीयत होती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे जो हैं बड़े भाई साहब को इस वक्त का अगर पता चला तो वो बहुत मारेंगे। तो एक अजीब सी दुविधा उनके मन में जो है चल रही थी। एक तरफ पिटने का भय था और दूसरी तरफ जिम्मेदारी को ना निभाने का भी उनके ऊपर मन में बोझ था। तो ऐसे में जो कहते हैं कि लेखक अपने बारे में कहते हैं कि उनके मन में एक दो धारी की तलवार उनके कलेजे पे चल रही थी। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अक्सर ये होता है बच्चों, जब हम कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं, और उस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका होता है, वो मैं आपको सब बताती हूँ। एक ही तरीका होता है, शांत मन से अपने जो है जो कार्य है उस पर सोचो, और उसके बाद आपको ज़रूर ही रास्ता उसका मिलता है। तो दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। दुविधा मतलब जो दो रास्तों पे मेरा मन बेचैन था। मैंने निश्चय किया कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकाला जाए। कितना भयंकर निर्णय है। अगर सोचो बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा होता और आपकी चिट्ठियां नीचे गिर गई होती, तो आप क्या ये डिसीजन लेते? क्या आप ऐसा निर्णय लेते? तो अगर आप ऐसा निर्णय लेते या नहीं लेते तो अपने कमेंट्स मेरे उसमें ज़रूर लिखिएगा। जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता या बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की तो इच्छा कोई कर ही नहीं सकता। जब इसने सोच लिया बड़े भाई ने कि अब तो मुझे कुएं में जाना है, तो फल क्या मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा, उसकी तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तो आप देखोगे बच्चों, मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें बहुत ही संकरे मुंह का कुआं है और एक जो है वो नीचे उतर रहा है। तो वो लेखक क्या कहता है कि अब तो यही रास्ता बचा है, चिट्ठियां तो लानी ही होंगी और कोई उपाय ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने जो है उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर कहा किसके लिए आया? विष को धारण करने वाला कौन? सांप। यानी कि सांप से भी जो भाई था, वो लेखक थे, जो है वो भिड़ने को तैयार हो गए। पासा फेंक दिया गया। मौत का आलिंगन, आलिंगन मतलब मौत को गले लगा लिया था, और सांप से बचकर दूसरा जन्म इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बुते पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। बहुत ही कठिन निर्णय था ये बच्चों, और बहुत ही साहसिक निर्णय था। छोटा भाई रोता था। उसके रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, यानी कि सांप। और पर उस नग्न मौत के मुठभेड़ के लिए मुझे भी तो नग्न होना पड़ा। नग्न होने का यहाँ पे अर्थ है कि उसे तैयार होना पड़ा, और वो और नग्न होना पड़ा का यहाँ पे अर्थ है कि अब कुएं में उतरने के लिए कुछ तो सामान चाहिए था। तो जो धोती उन्होंने बांधी हुई थी वो उन्होंने अपनी खोली, और वे जो है इस कंडीशन में आ गए कि वो भी नग्न हो गए। तो छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी खुली, एक छोटे भाई की खुली, एक चने वाली खुली जिसमें चने बंधे हुए थे। दो कानों के ऊपर जो हमने बंधी हुई धोतियां थी, जो ठंड के लिए हमने बांधी हुई थी। तो सारी धोतियां, 5 धोतियां, कितनी धोतियां होगी? 5।
दो कानों की हो गई छोटे भाई बड़े भाई की, दो उनकी उन्होंने जो पहने हुई थी उसकी हो गई, और एक में चने बंधे हुए थे। तो कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। और आप ही सोचो कि एक धोती की लंबाई जो एक महिला पहनती है वो 5.5 फुट की होती है ना, 5.5 मीटर की होती है। तो आप सोचो कि कितनी उन्होंने, और 24 हाथ गहरा वो कुआं था। तो कितना उन्होंने जो है, किस तरह से उन्होंने धोती को किया होगा, ये एक अपने आप में ही अनोखा और आश्चर्यजनक है। तो बच्चों, हम लोगों ने धोती एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर जमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं, और अपनी ओर से कोई धोखा का काम जो हम ना रखा। धोती के एक सिरे पर हमने डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, यानी कि वह लकड़ी जिस पर जो है चरस पूर टिकता है, यानी कि जिस पे आप देखो कि कभी कुएं पे से पानी जब खींचा जाता है तो एक उस पे चक्कर लगा होता है जिस पे रस्सी बंधी होती है और उससे पानी खींचा जाता है, तो उस पे बांध दिया और उसे कुएं में डाल दिया। वे चारों ओर से एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटे भाई केवल 8 वर्ष का था और इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा कि मैं अब नीचे उतर रहा हूँ और तुम संभाल लेना। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे हैं। लेकिन बेटा बच्चों, अनेक सांप उन्होंने खुले मैदान में मारे, एक कुएं के जो सीमित और संकरे क्षेत्र में नहीं मारे। तो यहाँ पर सांप को हैंडल करना, सांप को डील करना अपने आप में एक डिफिकल्ट और एक कठिन कार्य था। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी कट गई, दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय हुआ। कितना भयंकर निश्चय था, पर जो मरने को तैयार हो से क्या। मूर्खता या बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और जानबूझकर, तो वह अकेले संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। तो बच्चों, छोटा भाई रोता था, उसे रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत। और इस प्रकार आप देखोगे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। बाएं हाथ का खेल का मतलब है कि वो सांप को बड़ा आसान समझ रहा था कि ये तो मैं फटाफट से कर सकता हूँ। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज दूर रहा हूँगा, मतलब जब मैं बहुत कम दूरी थी कि कुएं के धरातल पे पहुँचने पे, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का जो भाग था पृथ्वी पर था, और आधा अग्र उनके आगे वाला भाग जो था बेटा ऊपर था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक यानी कि चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का क्या अर्थ है? प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी जो उसके अपोजिट में है, यानी कि एक तरफ सांप है और दूसरा विपक्षी कौन है? लेखक है। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके मानने थे सांप से 1.5-2 गज नहीं दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर पैर रखते ही सांप जो है वो चोट करता। तो स्मरण रहे, याद रहे कि कच्चे कुएं का जो व्यास होता है बच्चों, जो उसकी जो टोटल जो उसकी चौड़ाई होती है बच्चों, वो बहुत ही कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी इस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मैंने साधन जो है बीचों बीच लटकाया था, क्योंकि ऊपर जो वो थी वो डेंग बीच में लटकी हुई थी और वहीं से उन्होंने जो है धोती लटकाई थी।
ऊपर से लटकाकर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़कर भी नहीं जा सकते थे। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यानी कि अभी भी उनके लेखक के मन में पूरी हिम्मत थी, पूरा साहस था कि मैं सांप को जो है मार कर जो है चिट्ठियां उठा लूंगा। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतर रहा था, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता यानी कि ध्यान लगाने के जो ध्यान लगाना होता है वो बढ़ती जा रही थी। किस पे ध्यान लगा रहा था लेखक? सांप पे ध्यान लगा रहा था। दूसरा, चिट्ठियों पे भी देख रहा था कि चिट्ठियां कहाँ पड़ी हैं। मुझे एक सूझ सूझी। सूझ मतलब उपाय। उन्होंने सोचा। मैंने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए, ठीक है, और दीवार से पैर लगाते हुए कुछ कितना खतरनाक सांप है, कुछ मिट्टी, आप भी डर गए होंगे, कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। समकोण पता है 90 डिग्री का एंगल। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का जो ढंग था वो मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। आंखें चार होने का मतलब एक दूसरे को उन्होंने बड़ी गहराई से देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा का क्या अर्थ होता है? आंखों से सुनना। चक्षु मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनना, तो आंखों से सुनना। तो सांप को, आपको पता है सांप की कान तो होते नहीं है, तो वो आंखों से ही देखता है और आंखों से ही सुनता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, यानी कि लेखक भी चक्षुश्रवा होता होता, सांप तो था ही। अन्य इंद्रियों से मैंने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और वह कब किस ओर से आक्रमण करता है सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। मोहनी होता है उस पे जो है एक ऐसी जो है चादर, ऐसे एक मोहिनी होता है जो दूसरों को मोहित कर लेती है, ठीक है, और अपने अनुसार काम करता है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी कि मैं सांप को मार कर आ जाऊंगा और अपने चिट्ठियां उठा लूंगा, वह तो आकाश कुसुम था। वो तो असंभव था, क्योंकि एक तो कुएं की जो परिधि, जो व्यास था वो कम था बच्चों, और उसमें डंडा चलाना तो बहुत ही मुश्किल था। मनुष्य का जो अनुमान और जो भावी योजनाएं होती है वो कभी कभी कितनी मिथ्या मतलब गलत हो जाती हैं, उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का जो साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की जो असंभवता प्रतीत हो रही थी कि मैं सांप को मार के चिट्ठियां उठा लूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था बच्चों उसके अंदर। कुआं की जो व्यास था, मैंने आपको पहले बताया, उसकी जो परिधि थी वो बहुत ही कम थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए होता है। घूम घूम कर डंडा चलाते हैं, आपने कभी डंडा चलाते हुए लोगों को देखा हो तो उसके लिए काफी खुला स्पेस चाहिए जिसमें वे घूमा जा सके, सांप को डंडे से दबाया जा सके। पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। मतलब अगर मैंने सोचा तो, यानी कि अगर आप सोचो कि एक तोप है, उसके मुंह का आप खड़े हो और तोप उड़ा दी जाए तो आपके भी चिथड़े उड़ जाएंगे। यदि फन यानी कि सांप का जो मुंह था, जो फन था, वो तोप माना है और स्वयं को उसके सामने उसने खड़ा कर लिया। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटेगा। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, पर हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरे मतलब जो भी वो प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था, क्योंकि सांप जो था थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक
तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, यानी कि सांप का जो विष, जो सांप विष फेंकता है, वो भी जो है अगर हमारी आंख में या हमारे शरीर पे पड़ जाए तो वो भी नुकसानदायक होता है बच्चों। इसलिए मैंने भी उस डंडे, देखो मैंने आज जैसे बताया था कि 2 चिट्ठियाँ उसके पास है सांप के और 1 चिट्ठी जो है उधर लेखक के पास पड़ी है। उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया, ऐसा करना उचित ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, और कोई कपड़ा या कुर्ता होता तो शायद मैं इसे डाल के वो चिट्ठियाँ उठा सकता था, जैसे सांप के मुंह की ओर करके उसे जो है फन को पकड़ लूँ। देखो बच्चों, एक तो मेरे को ये सोच के भी है नहीं कि लेखक उस कुएं में, कम दायरे के कुएं में अकेला उस सांप के सामने खड़ा है, ये अपने आप में एक साहस है। और उसको कैसे वो चिट्ठियाँ उठा के लाएगा, ये अपने आप में एक ऐसा साहस है जो बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है। हमारे सामने अगर सांप आ जाए तो हम तो चीख चीख के जो है हालत ख़राब कर देते हैं। तो लेखक जिस तरह से साहस से उससे जूझ रहा था, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो जिससे सांप के मुंह की ओर जो है फन को पकड़ लूँ, मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के लिए बाहर था, तो मैं मार तो सकता नहीं था। बाध्य होकर मैंने दूसरे मार्ग को जो है अवलंबन करना, छेड़खानी जो है करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर सर का बढ़ाया, सांप का फन पीछे से की ओर हुआ और धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, डर के उछल कर जो खड़ा हुआ तो मैं देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। पीव मतलब जो लिक्विड जो सांप फेंकता है बच्चों, जहर, वो, और वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का जो सर्टिफिकेट था वो सामने रख दिया कि मैं बहुत ही खतरनाक सांप हूँ और मुझसे बच के रहो। पर मैं तो उसकी योग्यता को पहले ही कायल था, उसे सर्टिफिकेट की जो जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक कर अपने करके डंडे पर 3-4 चोटें कर दी थी। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। यानी कि जिस डंडे ने इतने सांप मारे थे और आज वह डंडा जो है वो ऐसा लगा वो हार गया। उधर फूंक फूंक कर और मेरे उछलने और फिर कहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का जो नाता है वो फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ और मेरे कष्ट और विरह की ख्याल से उसका जो कोमल हृदय था उसको धक्का लगा। भ्रातृत्व स्नेह, क्या होता है, भाई का प्यार कि ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। भाई, जैसे आपको लगता है कि अब तो लगता है कुछ हो ही गया। छोटे भाई की जो आशंका थी बेजा ना थी और उस फूंक और धमाके से मेरा जो साहस था वो कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। देखो मैंने पिक्चर लगाई है डंडे से कैसे चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम तथा आतंक ने अपनी ओर खींच गया और गुंजलक क्या होता है, जो गांठ, जो गुत्थी है वो मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार अगर पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन वह जीवन होता है, जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे की मेरे ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने ऊपर खींचना
शुरू किया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि चिट्ठियां उन्हें मिल चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था, यानी कि डंडा वहीं छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल में एक मुट्ठी जो मिट्टी थी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझ में अब नहीं हो सकता था। तो 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। सोचो, जो छोटा भाई था वो 8 वर्ष का था और बड़ा भाई जो है 11 वर्ष का था, यानी कि जो लेखक थे वो 11 वर्ष के थे। और 11 वर्ष की उम्र में इतना महान, इतना साहसिक कार्य अपने आप में काबिल तारीफ है। बाहें भर गई, यानी कि जो हाथ थे वो थक गए, छाती फूल गई, धोकरनी चल रही थी, उनके तेज तेज सांसें चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, सोचो। इसका अनुमान करना कठिन है कि वो सीधा नीचे गिरता और सांप का जो है वो डस लेता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता था वो पहना। देह मतलब शरीर को उन्होंने झाड़ा क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी। और फिर किशनपुर के लड़के को उस जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। ताकीद करने का क्या अर्थ है? ताकीद करने का अर्थ है बार बार याद दिलाना कि अगर ये घटना तुम्हें किसी से नहीं कहोगे। हम लोग आगे बढ़ गए। तो बच्चों, इस प्रकार देखोगे कि किस तरह से जो लेखक है उसने कितना महान और कितना साहसिक कार्य किया। सन 1915 में जब लेखक ने मैट्रिकुलेशन, क्या होता है, 10वीं कक्षा पास करने के उपरांत ये घटना अपनी माँ को सुनाई। सजल आंखों से, मतलब माँ की आंखों में जो है जल आ गया, उनकी आंखें गीली हो गई, नम हो गई। माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने क्या होता है, पंख के अंदर छुपा लेती है। तो कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। और वास्तव में ये जो घटना थी बड़ी ही मनोहर और आश्चर्यजनक करने वाली और एक साहसिक घटना थी। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। सोचो, यदि आप लेखक के स्थान पर होते तो क्या निर्णय लेते? अपने निर्णय के आधार पर 10 मिनट में कहानी को लिखिए और अध्यापिका को जरूर सुनाएं। और या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी अपनी कहानी का आगे का भाग डाल सकते हैं। और अगर आपको कहानी लिखने का अपना अनुभव अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें कि कहानी लिखने का जो आपका अनुभव था वो कैसा रहा। इसके अलावा एक मैंने गृह कार्य अपने बच्चों को भी दिया है और मैं आपको भी जरूर कहूँगी कि आपको कहानी लिखना कैसा लगा, इसे बताते हुए 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखे। यानी कि 2 मित्र अपने आप में जो है अनुभव को बताएंगे और वो अपने संवाद लिखेंगे। तो अब बच्चों, आप देखेंगे कि ये कितना ही मज़ेदार घटना थी, लेखक की साहसिक कार्यों की घटना थी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई, मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपनी कहानी को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, अगली वीडियो के तक मैं फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।